राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में सुरक्षा में चूक, गीले हेलीपैड पर उतारा गया हेलीकॉप्टर, गड्ढे में फंसे पहिए। पीएम मोदी का ट्रंप को धन्यवाद, कहा हमारे दो महान लोकतंत्र आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज 61वां जन्मदिन पर अमित शाह ने अपने आवास पर जनता से की बातचीत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की गोवर्धन पूजा, गायों को खिलाया चारा। गोरखपुर में लगा जनता दरबार, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी लोगों की समस्याएं। दिल्ली एनसीआर में आज भी दम घोटू हवा, 362 के पार हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली की आबोहवा। दिवाली के बाद मुंबई में भी छाई धुंध की मोटी परत, 300 दर्ज किया गया AQI, खराब श्रेणी में मुंबई की हवा। नमस्ते, HNN न्यूज आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है। स्मॉग की चादर ने शहर को घेर लिया है। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिवाली के बाद राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार दिवाली पर प्रदूषण का स्तर पिछली सरकारों के कार्यकाल की तुलना में काफी कम दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री ने इसका श्रेय सरकार द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियानों, सख्त निगरानी और जनता के सहयोग को दिया है। वो सब देखिए, पॉल्यूशन के स्तर पे आप सब ने डाटा देखे। पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहें कि इस बार तो आप कह रहे जी पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीज़ें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का, वो कम हुआ है। तो पॉल्यूशन उस दृष्टि से पहले से कम है और सरकार अपने जितने भी काम हैं वो सब कर रही है और करती रहेगी दिल्ली के लिए लगातार। तो ये कुछ नया नहीं है, जो है ये जो चल रहा था उसी पैटर्न पे है, परंतु पहले से कम है। जबकि लोगों ने खूब दीपावली भी मनाई, सारे काम किए और हम अपनी ओर से अपने कामों को और मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं, कहीं कमी कहीं। छठ पूजा को लेकर दिल्ली में तैयारियां जोरों पर है। वहीं दिल्ली में यमुना नदी के किनारे छठ पूजा को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का भी बयान सामने आया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने पिछली केजरीवाल सरकार को घेरते हुए कहा कि छठ पूजा को लेकर अगले 4 दिनों तक दिल्ली के सभी विधायक, नगर निगम के कर्मचारी तैयारियों और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देंगे। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने दिल्ली के सभी पूर्वांचल के भाई बहनों से एक वादा किया था। वो वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर दिल्ली में बनी तो हम यमुना के तट पर अपने पूर्वांचल के भाई बहनों को छठी मैया की पूजा करने की अनुमति देंगे। और देखिए, मां यमुना की क्या कृपा हुई है। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी मुख्यमंत्री लगातार उस दिशा में प्रयास कर रही थी। 3 बार उन्होंने यमुना के तटों का दौरा भी किया और अब जो हर्ष की बात है कि हम अपना वो संकल्प पूरा करने जा रहे हैं। इस बार छठी मैया यमुना तट पर हम अपने पूर्वांचल के भाई बहनों के साथ पूजा अर्चना कर पाएंगे। लगभग 23 ऐसे घाट हैं यमुना के तट पर जिन पर पूजा होगी। उसके साथ साथ कृत्रिम घाट हैं, लगभग 1300 साढ़े 1300 की संख्या में, वो भी बनाए जाएंगे, जहां पर धूमधाम के साथ हम अपना पूर्वांचल का ये पवित्र पावन त्योहार मना पाएंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कई वर्षों तक यमुना के तट पर पूजा नहीं होने दी और कुछ न कुछ बहाने बनाते रहे, कभी कोर्ट के आदेश का बहाना करते रहे। लेकिन जब पूरी जानकारी सामने आई है, अनैतिक रूप से हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को यमुना के तट पर रोकने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया था। और हमारी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता ने आते ही सबसे पहला काम जो किया कि इस बार यमुना के तटों पर हम पूजा अर्चना कर पाएंगे। मैं दिल्ली की सरकार को तो बधाई देता हूं और साथ साथ
जनता से भी आह्वान करता हूं कि बड़ी मात्रा में आप आए, यमुना के तटों पर पूजा भी करें। वहां की सफाई का व्यवस्था आज हमने निर्णय लिया है, अभी मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके हमारे सभी सांसद, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे पार्षद आज से अगले 4 दिन तक सभी घाटों पर सफाई व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, ताकि हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को कोई परेशानी ना हो। पूरा दिल्ली की सरकार, दिल्ली नगर निगम मिलकर इस पूरे पर्व को बड़े उत्साह और स्वच्छता के साथ मनाएं, ऐसा हमने आज एक संकल्प लिया है और हम मिलकर दिल्ली को और बेहतर और सुंदर बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। और इस बार का पूर्वांचल का ये पावन पर्व बहुत धूमधाम के साथ। उधर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गोवर्धन पूजा के मौके पर महादेव के दर्शन करके समग्र देशवासियों को गुजराती नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से नए साल में आत्मनिर्भर भारत के विचार के साथ आगे बढ़ने को कहा है और आपको बता दें कि स्वदेशी अभियान को भी आगे बढ़ाने की अपील की है। इसके अलावा गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने पंचदेव मंदिर दर्शन करने के लिए वो पहुंचे। पीएम मोदी भी बतौर सीएम पहले दिन पंचदेव मंदिर के दर्शन करके साल की शुरुआत करते थे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि अपराधियों और उपद्रवियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए विवादित बयानों पर भी ब्रजेश पाठक ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि समाज को बांटने वालों को जनता पहले ही जवाब दे चुकी है। तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर ही उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। देवी देवताओं का पूजन करके ही अपना गृह प्रवेश करना हो, विवाह करना हो, घर में मुंडन पसनी करनी हो, सब कुछ करते हैं। और आम जनता को केवल तुष्टीकरण के लिए वोट की पॉलिटिक्स के कारण तरह तरह के अनर्गल बयान जारी करते हैं। जहां तक अन्य नेताओं का सवाल है जिन्होंने माता लक्ष्मी पर टिप्पणी की है, सब लोग जानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति अक्षुण्ण है। सदियों से इस पर हमला होता आया है और जितने हमलावर थे वो अपनी गति को प्राप्त हुए हैं। मैं सभी नेताओं से कहता हूं, कृपया आप चिंतन मनन करें और आंतरिक रूप से अपने मन को झांकें कि जब आप पीड़ा में होते हो तो आप भी याद करते हो। जिन नेता का आप नाम ले रहे हैं, मैं अच्छी तरह से कह सकता हूं, मुझे याद भी है। वो हनुमान जी का जेठ के बड़े मंगल पर जब हम लोग भंडारा कराते हैं तो हमने उनके भंडारे में खुद प्रतिभाग किया है। और सभी देवी देवताओं का आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ महापर्व से पहले दिल्लीवासियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि यमुना किनारे 17 स्थानों पर आदर्श छठ घाट बनाए जाएंगे, जहां श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके साथ ही राजधानी में 1000 से ज्यादा जगहों पर छठ पूजा के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि सुरक्षा, साफ सफाई, रोशनी, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था हर घाट पर सुनिश्चित की जाएगी ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के छठ पूजा कर सके। साथ ही सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी तैयारियां समय से पूरी हो। लगातार जो छठ की तैयारी दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है, आप सबको मालूम है, वर्षों से यमुना जी पे छठ की पूजा सरकार द्वारा बंद कर दी गई। सरकार स्वयं से उस पूजा को नहीं कर रही थी, जिसे इस बार हमारी सरकार आने के बाद उस प्रतिबंध को हमने हटाया और हम सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं देते हुए पल्ला से लेके कालिंदी तक अलग अलग जगहों पे लगभग ऐसे 17 पॉइंट है। इन 17 के 17 और जो कि किलोमीटर्स में है, कहीं पे आधा किलोमीटर का है, कहीं 1 किलोमीटर का है, कहीं पे 1.5 किलोमीटर का, जो स्पैन जहाँ पे लोग ज्यादा बसावट है
सभी 17 पॉइंट पे यमुना नदी के ऊपर मॉडल छठ घाट सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार शहर के अंदर होने वाली छठ पूजा के स्थलों में भी बहुत वृद्धि आने की उम्मीद है। पिछली बार केवल मात्र 929 स्थानों पे छठ के कार्यक्रम हुए थे, परंतु आज अभी तक हमारे पास 1000 से अधिक आवेदन छठ मनाने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए समितियों के आवेदन आ चुके हैं। और हम जो 17 घाट यमुना जी पे बनाएंगे, उनके अलावा इन सभी 1000 घाट या जितने भी लास्ट डेट तक हमारे पास आएंगे, उन सब में सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से देंगे, जिसमें टेंट है, जिसमें बिजली है, स्वच्छता है, शौचालय है, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से होंगी। और हर जिले में और हर उप जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा। भव्य स्वागत द्वार पूरी दिल्ली में छठ व्रतियों के लिए लगाए जाएंगे, पुष्प से वर्षा की जाएगी और उनका अभिनंदन किया जाएगा। और पूरे धार्मिक माहौल के अनुसार भोजपुरी और मैथिली भाषा के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन छठ के कार्यक्रमों में आयोजित किए जाएंगे। तो ये लगभग अभी 200 की संख्या हमारे पास है। ये पहली बार है, इतनी बड़ी संख्या में कभी भी आज तक इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम छठ आयोजनों में सरकार के द्वारा कभी नहीं किए गए, तो ये पहली बार होगा। अपनी ओर से सुबह जब अर्घ देने के लिए जाते हैं तो सरकार छठ व्रतियों के लिए चाय की व्यवस्था भी रखेगी और पीने का पानी भी। ये दोनों व्यवस्थाएं सरकार की ओर से रहेगी। कहीं भी स्वच्छता की या शौचालय की या चिकित्सा की दिक्कत ना आए, ये भी सरकार के द्वारा इंश्योर किया जाएगा। तो चिकित्सा के लिए हमारे डॉक्टर, हमारी वैन वहाँ रहेगी। ऐसे ही शौचालय, हमारे मोबाइल टॉयलेट शौचालय और उन पे कर्मचारी हर जगह रहेंगे और सारे काम उसमें किए जाएंगे। और आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है और चुनाव की तैयारियां सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सीटों को लेकर जो भी भ्रम या कंफ्यूजन था वो दूर हो रहा है और सहयोगी दलों के बीच समन्वय बना हुआ है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कुछ सीटों पर अगर फ्रेंडली फाइट होती है तो वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। महागठबंधन का उद्देश्य बिहार के भविष्य को बेहतर बनाना है। बात 243 सीटें हैं यहाँ पर, 243 सीटें हैं। इतने बड़े महागठबंधन में 5-10 सीटों पर विवाद होना कोई नई बात नहीं है। किसी भी प्रदेश में अगर अलायंस होगा तो हो सकता है कुछ सीटों पर आपस ना इत्तेफाकी हो, पर जो मीडिया में बहुत ज्यादा ही आ गया, ऐसा आ गया था कि पता नहीं क्या हो गया है, गठबंधन का क्या होगा, ऐसी स्थिति है नहीं। तमाम काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। आपको खुद को महसूस होगा 1-2 दिन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है तमाम सब स्पष्ट हो जाएंगे। सर, ये फ्रेंडली फाइट करी जाएगी महागठबंधन की 12 नहीं, आप नहीं समझे, वो पता नहीं कितना रहेगा। अभी तो कल शाम तक का वक्त है। मेरे ख्याल 243 सीटें हैं, उसमें 5-10 सीटों पर कार्यकर्ता भी उत्साह में होते हैं, लोकल परिस्थिति होती है और फ्रेंडली फाइट अगर माना जाता है तो कई राज्यों में जहां अलायंस हुए हैं वहां ये संभावना होती है। तो इसको बहुत बड़े रूप में देखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में दानापुर सीट इस बार खासा चर्चा में है। जहां एक और बीजेपी के रामकृपाल यादव मैदान में हैं, तो वहीं आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव फिलहाल जेल में हैं, जिसे आरजेडी साजिश बता रही है। दोनों दल एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय मुद्दों से टूटी सड़कें, जलभराव सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। वहीं जनता विकास बनाम छवि को लेकर बटी हुई दिखाई दे रही है। बिहार में जैसे जैसे मतदान का दिन करीब आ रहा है, दानापुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। पटना जिले में पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाला दानापुर अहम निर्वाचन क्षेत्र है।
इस क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के मतदाता हैं। ये सीट 2020 में आरजेडी के रीतलाल यादव ने जीती थी। हाल ही में रीतलाल यादव को जबरन वसूली के एक मामले में आत्मसमर्पण करने के बाद जेल भेज दिया गया था। आरजेडी नेता रीतलाल यादव को जेल भेजना एक साजिश का हिस्सा बताते हैं। उनका ये भी दावा है कि विधायक निधि से क्षेत्र में विकास के कई कार्य कराए गए। हमारे पास आपने कहा कि आपके वर्तमान विधायक जेल में हैं और उनका पूरा परिवार जेल में है। ये बात सत्य है कि साजिश के तहत उनको उसी साजिश के तहत रखा गया है कि वो चुनाव में जेल में रहें और विपक्षी जो है उन पे हावी रहें। लेकिन जनता यहाँ की मालिक है। विगत 5 साल में माननीय विधायक श्री रीतलाल राय ने अपने क्षेत्र में अनेकों काम किए हैं, जिसकी कहने की आवश्यकता नहीं है। उसका जो है प्रूफ आपको सचिवालय में, बिहार विधानसभा में सारा चीज मौजूद है। दूसरी ओर बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव को पूरा भरोसा है कि मतदाता इस बार उन्हें ही चुनेंगे। उन्होंने मौजूदा विधायक की आलोचना की और उन्हें एक अपराधी बताया जो जनता का प्रतिनिधित्व करने के काबिल नहीं है। कोई कंपटीशन नहीं है। और इस बीच दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता क्या कुछ कह रही हैं, सुनते हैं। के साथ मनाया जाएगा, बड़े बड़े स्वागत द्वार लगेंगे, हम छठ व्रतियों का अभिनंदन करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे और छठ की तैयारियों का पूरा जायजा, वहाँ की सफाई, वहाँ का बंदोबस्त, वहाँ कल्चरल प्रोग्राम, ये सारी की सारी तैयारियाँ जोरों शोरों में चल रही है। एक एक जगह लगभग 1000 जगह दिल्ली के अंदर अभी तक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और भी लोग अप्लाई करेंगे, उसको भी हम करेंगे। और 17 पॉइंट हमने यमुना जी पे बनाए हैं, जो कई कई किलोमीटर के भी पॉइंट है। वो 17 के 17 बिल्कुल मॉडल, खूबसूरत और बिल्कुल दिव्य छवि देने वाले छठ की तैयारी के पॉइंट हमने तैयार किए हैं। और उसके साथ में बाकी भी जो 1000 से अधिक पॉइंट जो अंदर शहर के अंदर छठ मनाई जाएगी, उनके लिए भी हमारी मशीनरी पूरी तरीके से लगी है। दिल्ली सरकार काम कर रही है। मुनक नहर यहाँ पे जायजा लेने पहुंची, यहाँ क्या दिशा निर्देश? ये मुनक नहर पे भी लाखों पूर्वांचल के भाई बहन आते हैं, पूजा करते हैं। यहाँ 27 को भी 28 को भी पैर रखने की यहाँ जगह नहीं होती, इतने लोग होते हैं। और यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति रूटीन में हो जाती थी, क्योंकि लोग यहाँ पे कूड़ा, तो उसके पूरी सफाई, उसकी पूरी डिसिल्टिंग, और यहाँ से अब इसके लिए घाट तैयार हो रहा है, कट्टे वगैरह लग करके। ये सारी तैयारियाँ यहाँ पे चल रही है और कई ट्रक यहाँ से सिल्ट हमने हटाई है और भी 600 ट्रक सिल्ट हमने यहाँ से हटाई है और भी इसको कर रहे हैं ताकि ये छठ वाले दिन तक सारा बंदोबस्त ठीक ठाक हो जाए। मॉडल घाट में ये होगा कि आपका हर प्रकार से वहाँ की व्यवस्थाएं A1 क्वालिटी में, क्योंकि वो हमारे पास पहले पॉइंट चिन्हित हो गए हैं, उनकी हम तैयारी कर रहे हैं। और वहाँ की डेकोरेशन, वहाँ की साज सज्जा, वहाँ पे जो कल्चरल प्रोग्राम होगा, उसको और विशेष रूप से हम करेंगे। धन्यवाद। तो सीएम रेखा गुप्ता को आप सुन रहे थे, जो कि अलग अलग दिल्ली में जो घाट बनाए जा रहे हैं, जहां छठ की तैयारियां की जा रही हैं, उन व्यवस्थाओं को जानने के लिए, समझने के लिए पहुंची थी और अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि छठ के लिए सभी सुविधाएं श्रद्धालुओं को देखते हुए तैयार किए जाए। आगे बढ़ेंगे, खबर मथुरा से है, जहां दिल्ली आगरा रेलवे रूट पर मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी में कोयला लदा हुआ था। मालगाड़ी डिरेल होने के बाद घंटों से रेल यातायात प्रभावित है। वहीं पूरी घटना को लेकर मथुरा डीआरएम गगन गोयल का भी बयान सामने आया। डीआरएम ने कहा कि रेलवे लाइन बहाल करना हमारी पहली प्राथमिकता है और हादसा क्यों हुआ इसकी जांच की जा रही है। मालगाड़ी है जिसका कि डिरेलमेंट हुआ है और मालगाड़ी के लिए रेलवे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके ऑलरेडी 2 लाइन पूरी ऑपरेशनल है। कोई गाड़ी अभी बाधित नहीं है। पूरी गाड़ियाँ जो चलनी हैं वो दोनों हमारी 2 लाइनें पूरी चल रही, उनसे गाड़ी चालू हो गई है। बाकी की 2 लाइनों पे आप देख रहे हैं कार्य चल रहा है। कार्य पूरा होता है ये भी चालू कर दी जाएंगे। अभी तो देखिए हम लोग क्या है कि पहले रिस्टोरेशन कर लें। रिस्टोरेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हम गाड़ियों को सुविधाजनक तरीके से निकाल सकें। बाकी वो भी जो कार्य हैं, इन्वेस्टिगेशन है, कोई चीज़ वो अभी। पंजाब के कई गांवों में हालात आज भी सामान्य नहीं हुए हैं। अजनाला के पास स्थित घोनेवाल गांव में किसान आज
आज भी अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। रिटर्निंग लाइफ टू नॉर्मल, लेकिन हालात बदतर है। वहीं कई किसानों का कहना है कि उन्हें अब तक सरकारी मुआवजा नहीं मिला, कुछ को एनजीओ और सरकार से सीमित मदद जरूर मिली है। बाढ़ का असर इतना गहरा रहा कि दिवाली और बंदी छोड़ दिवस जैसे पर्व भी फीके पड़ चुके हैं। बावजूद इसके किसान उम्मीद नहीं छोड़ रहे। उनका विश्वास है कि संघर्ष से रास्ता निकलेगा। अगस्त महीने में आई बाढ़ से पंजाब के किसानों की फसलों, पशुओं और घरों को भारी नुकसान पहुंचा। अब वे अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अजनाला शहर के पास घोनेवाल गांव के मेहनती किसान अब मुश्किलों से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नुकसान इतना ज्यादा हो चुका है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। नुकसान जो फर्नीचर वगैरह सारा घर का खराब हो गया है। मतलब हमें तो सिर्फ इतना 20 से 25 मिनट मिले जब ये पानी ये बांध टूटा है। तो ये घर के बैक साइड ये पास में ही है जहाँ से टूटा है। तो 20 मिनट में ये पानी घर पे आ गया था। इतना टाइम मिला कि हम अपने जो घर के लोग थे वो सेफ हो जाएं, इससे ज़्यादा नहीं। बाढ़ से नुकसान का जिक्र करते हुए किसानों को अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। उनका आरोप है कि अब तक कोई सरकारी मदद उन तक नहीं पहुंची है। कुछ को मिला है, लेकिन यहाँ तो जितने घर है गोने वहाँ ये पास में पूछ सकते हैं कि किसी को नहीं मिला। लोग कह रहे हैं घर की मुआवजा मिला है। मतलब ये देखो, मुआवजा इस तरीके से मिला हुआ है कि डिपार्टमेंट का कोई बंदा आके यहाँ सर्वे नहीं करके गया। जिसका लिख के मैंने नाम दे दिया उसको मिल गया, जिसको मैंने नाम नहीं दिया उसको नहीं मिला, ऐसा हो गया। दिवाली का त्योहार भी बाढ़ प्रभावित किसानों और उनके परिवारों के चेहरों पर खुशी नहीं बिखेर सका। यहाँ तक कि पवित्र बंदी छोड़ दिवस की धूमधाम भी उनके रोजमर्रा के संघर्षों के सामने फीकी रही। दिवाली ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਿਆ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਮਸਾਨ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਔਖਾ ਹੀ ਆ। ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬੰਬ ਚਲਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਬਚਿਆ ਸਮਾਨ, ਨਾ ਡੰਗਰ ਵੀ ਰੁੜ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੈਲੀ ਬਣੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਔਖਾ ਹੀ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। हालांकि कुछ किसानों का कहना है कि वे अब तक मिली मदद से संतुष्ट हैं। वे अब उम्मीद लगाए हैं कि उनकी जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटेगी और वे नए सिरे से अपना काम काज शुरू कर सकेंगे। क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान यही कि पशुओं का और फसल का भी नुकसान हो गया था, घर का भी बहुत हुआ था। कोई सामान भी नहीं रहा, सब बाढ़ के साथ सब खराब हो गया था। हाँ जी। तो अब क्या हालात है, किसने मदद की आपकी? हालात एनजीओ ने भी की है मदद, सब ने की है। अब चारा भी हमारे पास बहुत अच्छा है, बहुत चारा हमने लिया, सौदा भी, खाने के लिए राशन भी बहुत है। हाँ जी, सरकार ने भी की है हेल्प। जिंदगी उतार चढ़ाव भरी हो सकती है। पंजाब के घोनेवाल गांव के किसान इसे बखूबी समझते हैं। बाढ़ ने भले ही उनके सामने मुसीबतों का बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया हो, लेकिन उन्हें यकीन है कि वे उसे हर हाल में पार कर लेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।